रोहित शहर की एमएनसी में जॉब करता था। उसको घर लौटते हुए रात के 10 बज जाया करते थे। इस टाइम वो बड़े पुल के ऊपर से गुजर रहा था। यार आज भी घर पहुंचने में देर हो जाएगी। शहर में ट्रैफिक कितना ज्यादा होता है। उसने बाइक की स्पीड बढ़ानी चाहिए, लेकिन तभी उसने देखा पुल की रेलिंग के पास एक औरत अपने हाथ में एक नवजात बच्चे को लिए खड़ी है। ये क्या कर रही हो? मुझे ये करना ही पड़ेगा। ए, रुको, ये क्या कर रही हो? वो औरत अपने बच्चे समेत पुल के नीचे समुद्र में कूदने ही वाली थी। तभी रोहित ने उसको पकड़कर पीछे खींच लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना बड़ा पाप करने जा रही थी। मेरी मजबूरी है जो कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ। मैं तो अपने बच्चे और अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अब उस नई बीवी को घर में रखकर मुझे मेरे बच्चे समेत घर से निकाल दिया। इसीलिए मैं अपने और अपने बच्चे की जिंदगी खत्म करने जा रही थी। सुबह तक तो वैसे भी हम दोनों भूख से मरने ही वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पति को समझाऊंगा। हम लोग गांव के हैं, गांव की औरतों के साथ ऐसा होता रहता है, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। उसकी बात सुनकर रोहित को उस पर दया आ गई और उसने कुछ सोचकर कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरे घर में तुम्हें जगह मिल जाएगी। मेरी बीवी अकेले घर संभालती है, तुम्हारे जाने से उसकी भी मदद हो जाएगी। ये सुनकर उस औरत के चेहरे पर थोड़ी राहत नजर आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आ गए आप। आज तो मौसम बहुत खराब था। मधु के अल्फाज अधूरे रह गए जब उसने रोहित के साथ उस औरत को देखा। हॉल में बैठे हुए रोहित के भाई रितेश ने भी उसको देख लिया। मधु ये मोहिनी है, बेचारी बहुत परेशान है, मरने जा रही थी, इसीलिए इसे मैं यहाँ लेकर आ गया। अरे अरे, परेशानी तो सब पर आती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जिंदगी ही खत्म कर दें। आओ अंदर आओ। भैया तो फिर क्या अब ये हमारे घर पर ही रहेगी? हाँ, मेरे हिसाब से तो यही ठीक है। ये तो अच्छी बात है भैया। सबने एक साथ खाना खाया। मोहिनी ने उस समय भी अपने बच्चे को गोद में ही रखा। फिर मधु ने उसको दूध की बोतल देते हुए कहा, ये लो, मैं तुमको तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, वहाँ बैठकर आराम से अपने मुन्ने को दूध पिला देना। अगले दिन से ही मोहिनी ने घर के काम में मधु का हाथ बटाना शुरू कर दिया। शाम के टाइम जब मधु और मोहिनी रसोई में खाना बना रही थी तो सोफे पर पड़े मोहिनी के बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। मैं अभी आती हूँ दीदी। अरे मोहिनी, तुम खाना बनाओ, इतना तो मैं भी मुन्ना को संभाल सकता हूँ, तुम क्यों परेशान होती हो? रितेश ने बहुत ही गंदी नजरों से मोहिनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। मोहिनी ने कुछ सोचा, लेकिन रितेश उसका जवाब सुने बगैर ही सोफे के पास गया और उसने मुन्ना को गोद में उठाया। अरे मुन्ना बेटा, क्यों रो रहा है? रितेश उसको चुप कराने के लिए पुचकारने लगा, लेकिन तभी उसको कुछ महसूस हुआ। अरे इस बच्चे का वजन अचानक इतना कैसे बढ़ गया? वो बच्चा इतना भारी हो गया कि रितेश से संभाला नहीं गया और जमीन पर गिर गया और तभी धम की आवाज हुई। अरे मेरा बच्चा! मोहिनी भागी भागी उसके पास आई और उसके पीछे मधु भी वहाँ पहुँच गई। ये क्या रितेश, तुमसे एक बच्चा संभाला नहीं जाता तो क्यों तुमने मोहिनी को रोका था? रितेश के मुंह से कुछ जवाब देते ही नहीं बन रहा था। उसको ये देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था।
कि जो बच्चा उससे संभाला नहीं गया वो मधु ने इतनी आसानी से कैसे उठा लिया और उस बच्चे को जरा भी चोट नहीं आई थी, तो वो बस मुस्कुरा कर रह गया। कोई बात नहीं दीदी, मुन्ना को कुछ नहीं हुआ, ये अच्छा है। ऐसा कहकर मोहिनी अपने बच्चे को गोद में उठाकर किचन में ले गई। अरे मेरे मुन्ने को भूख लगी है ना? अभी रुको। उसने चिकन लेग पीस निकाला और उस बच्चे के होठों पर रखा। तभी पूरा लेग पीस उस बच्चे ने अपने मुंह के अंदर ले लिया। मोहिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रात को डिनर के टाइम रितेश सबकी नजरों से बचकर उसके शरीर को बार बार निहार रहा था और मोहिनी का इस पर जरा भी ध्यान नहीं था। मधु दीदी, मैं जरा मुन्ने को बाहर घुमा लाती हूँ। ये क्या कह रही हो? इतनी रात में इसे कहाँ लेकर जाओगी? ये तो इसकी आदत है। रात के समय इसको कुछ देर के लिए बाहर घुमाना ही पड़ता है, वरना ये पूरी रात रोता रहेगा। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर मोहिनी घर से निकल गई। मैं भी जरा गार्डन में टहल लेता हूँ, खाना हजम हो जाएगा। ये कहकर रितेश भी घर से निकल गया, लेकिन असल में वो गार्डन में ना जाकर वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। आज तो इसे अपने दिल की बात बता कर ही रहूंगा। एक बच्चे की माँ है तो क्या हुआ, है तो एकदम लड़की मटेरियल ही ना। थोड़ी दूर जाने के बाद घना जंगल शुरू हो गया था। अरे ये चल रही है कि भाग रही है? इतनी स्पीड में कोई कैसे चल सकता है भला? और ये देखकर रितेश हैरान रह गया। तभी झाड़ियों में अजीब सी हलचल होने लगी। रितेश अभी भी बस यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि मोहिनी ने ऐसा क्यों किया। तभी झाड़ियों के अंदर से 6 फीट लंबा एक बहुत ही भयानक दिखने वाला हैवान बाहर आया। उसका मुंह भेड़ियों के जैसा था और पंजे बहुत ही खूंखार थे। आंखें तेज नीली थी और पूरे शरीर पर बाल ही बाल उगे हुए थे। उसे देखकर रितेश का दिल दहल उठा और उसकी सांस गले में ही अटक गई। अचानक उस दानव ने रितेश पर हमला बोल दिया और फिर रितेश की तेज चीख फिजा में गूंज गई। अरे मोहिनी, तुम वापस आ गई? तुमने रितेश को देखा है क्या? जी हाँ, मैंने उनको जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। जंगल की तरफ? ये कहते हुए रोहित ने मधु की तरफ देखा, लेकिन मोहिनी चुपचाप अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में चली गई। सुबह होने पर भी रितेश वापस नहीं लौटा, तो अब रोहित और मधु को उसकी चिंता होने लगी थी। उसके बाद रात होने तक भी रितेश घर नहीं आया। आसपास पूछ कर आ गया, लेकिन किसी ने भी हमारे रितेश को नहीं देखा। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। जब मोहिनी अपने बच्चे के साथ निकली थी, तभी रितेश भी उसके पीछे ही घर से निकल गया था। कहीं ये मोहिनी हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है। ये सुनकर रोहित भी सोच में पड़ गया था। मोहिनी ने खाना खाया और आज भी खाना खाते ही उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। दीदी, मैं जरा मुन्ने को घुमा कर लाती हूँ, वरना ये चुप ही नहीं होगा। ये कहकर मोहिनी घर से निकली, लेकिन आज रोहित उसके पीछे पीछे हो लिया। रोहित काफी फासले के साथ उसका पीछा कर रहा था। बस बस मुन्ना, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, सब्र करो। मुन्ना तेज तेज रोए जा रहा था। ये किस जगह पहुंचने की बात कर रही है? मोहिनी उन्हीं झाड़ियों के पास जाकर रुकी, लेकिन आज वो मुन्ना को वहां फेंकती वो उसकी गोद से जमीन पर कूद गया। मुन्ना, कहाँ जा रहे हो? मुन्ना देखते ही देखते और उसी हैवान में बदल गया। ये देखकर रोहित की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। फिर उस हैवान ने झाड़ियों के बीच से छिपी किसी चीज को निकाला। ये चीज थी रितेश की लाश। हैवान ने रितेश की एक टांग पर अपना मुंह मारा और चबाने लगा। ये मंजर देखकर रोहित थर थर कांपने लगा और वहां से ऐसा भागा कि सीधा अपने घर के अंदर ही आकर रुका। उसकी सांस फूल रही थी
और वो पूरा पसीना पसीना था। रोहित, आपको क्या हो गया है? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? मोहिनी का बच्चा मुन्ना, वो बच्चा नहीं एक हैवान है। क्या? अब रोहित ने मधु को सब कुछ बता दिया। इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। ये दोनों बस जल्दी से अपने कमरे में घुसकर बैठ गए। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। लगता है वो आ गई। मोहिनी अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में चली गई, जो कि अब फिर से बच्चे की तरह दिखने लगा था और बिल्कुल शांत था। उसके कमरे के जाने के ठीक बाद ही रोहित और मधु भी उसके कमरे में घुस गए। क्या हुआ? आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? ये सुनकर रोहित ने चाकू सामने किया और बोला, मैंने अपनी आंखों के सामने इस मुन्ना को हैवान बनते हुए देखा है। मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे कुछ मत कीजिएगा। इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहता कि जैसे इसने मेरे भाई की जान ली है, वैसे ही ये किसी और को भी अपनी हैवानियत का शिकार बनाए। इतना कहकर रोहित ने तेजी के साथ मुन्ने पर चाकू से हमला किया। ये देखकर मधु भी खौफ में आ गई थी और तभी मोहिनी जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ तुझे? क्यों ऐसे चुड़ैलों की तरह हंस रही है? तुझे क्या लगता है मेरे बेटे को मारकर तूने बहुत समझदारी वाला काम किया है? तूने सिर्फ मेरे बेटे को मारा है, लेकिन उसके अंदर बसे हुए हैवान को नहीं। वो तो एक श्राप है, हमेशा उसको मारने वाले पर लग जाता है। तू भी अब शापित है। ये सुनकर रोहित ने गुस्से में मोहिनी को भी मार दिया और पूरे कमरे में खामोशी छा गई। अगली रात मधु और रोहित दोनों ही हॉल में थे। आप आखिर कब तक भूखे रहेंगे? हमारा रितेश अब वापस तो नहीं आने वाला ना? मैं खाना बना कर लाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना। मेरा मन नहीं है खाने का। खाने का मन तो मोहिनी का भी नहीं था, इसीलिए वो दोनों ही रात भर भूखे ही कमरे में जाकर सो गए। तकरीबन 2 बजे अचानक रोहित चीखने चिल्लाने लगा। रोहित, क्या हुआ आपको? रोहित देखते ही देखते उसी हैवान में बदल गया और मधु को खूंखार निगाहों से घूरने लगा। मधु का दिल दहल उठा और उसकी चीख पूरे घर में गूंज कर रह गई। मीता ने हाल ही में अपने शहर के बड़े म्यूजियम में अपनी नौकरी संभाली थी। उसका पहला काम था म्यूजियम की सारी पुरातन वस्तुओं की एक सूची बनाना, ताकि रिकॉर्ड्स अपडेट हो सके। संग्रहालय की हजारों वस्तुओं की फेहरिस्त बनाने में मीना को अक्सर देर रात हो जाती। यहाँ म्यूजियम में उसकी एक सहेली भी बन गई थी, शिखा। शिखा एक जूनियर थी। एक दूसरे के साथ वो अपना काम नीडर होकर करती रहती। ओह, आज तो बहुत देर हो गई शिखा। परसों मिनिस्टर आने वाले हैं, बहुत काम करना है। हाँ, वो तो हर चीज के बारे में डिटेल से पूछेंगे। वैसे मैंने तो हर चीज की लिस्ट बना दी है, पर वो एक कमरा अभी भी बाकी है। कौन सा कमरा मीता? वो जो इजिप्ट वाले कमरों को लगाकर है। पता नहीं, हमेशा लॉक्ड रहता है। मैंने डायरेक्टर साहब से चाबी मांगी, पर उन्होंने दी नहीं अभी तक। छोड़ दो उसे फिर। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब चल डायरेक्टर के कमरे में ढूंढते हैं, चाबी मिल जाएगी। नहीं यार, डर लगता है। पागल मत बन, देखना नहीं है उस कमरे में क्या है? चल डरपोक। ये रही चाबी, यही होगी।
अब मैं देखूंगी कि इस रूम में क्या है। अरे चल अंदर शिखा, इतनी डरेगी तो कुछ नहीं होने वाला तेरा। ये लाइट की स्विच कहाँ पर है? हाँ, ये रही शायद। वाह, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं इस रूम को बंद क्यों रखते हैं। ये तो बहुत पुरानी और कीमती चीजें हैं। कहा था ना मैंने कि इस रूम में कुछ स्पेशल जरूर होगा। इसे देख, इतना बड़ा केस, लगता है कॉफिन है, शायद किसी फेरो की है। नहीं यार, उसे हाथ मत लगा। तू ना यार, तेरे जैसी फट्टू मैंने कभी नहीं देखी। हमारा काम ही है ये सब पुरानी चीजें देखना, टटोलना। चल देखते हैं। शिखा, ये तो मम्मी है किसी फेरो की। फेरो मतलब इजिप्ट का राजा। मुझे पता है फेरो का मतलब क्या होता है, पर ये यहाँ कैसे? और ये क्या लिखा है? ये 500 साल पहले के इजिप्ट के फेरो माया मून की मम्मी है। ये एक शापित मम्मी है। इसका बक्सा खोलना वर्जित है। पर हमने तो बक्सा खोल दिया। यहाँ किसी का नाम लिखा है, डॉक्टर गोपाल पांडे। शिखा, तुम किसी डॉक्टर गोपाल पांडे को जानती हो? नहीं। अब इस बक्से को बंद कर दो प्लीज, और यहाँ से चलते हैं। चलो ना। हाँ ठीक है ठीक है। क्यों इतना डरती हो शिखा? आजकल ये श्राप व्राप में कोई विश्वास नहीं करता। पता नहीं मीता, तुम क्यों ऐसे काम करती रहती हो? चलो काम फिनिश करते हैं। मैं ये रूम लेती हूँ, तुम वहां से रिकॉर्ड्स चेक करो। ब्राजीलियन टेराकोटा पॉट 1235 BC, एंट्री नंबर 16542। कौन? कोई है? शिखा, तुम? होगा कुछ। एनीवे, काम बाकी है। ब्रास डैगर 1712 AD, सॉरी 1512 AD। उफ, ये क्या लिखा है? ओह नो, मेरे हाथ इतने कांप रहे हैं। ये मीता की बच्ची भी ना। तुम कैसे? वो चीख, ये तो शिखा की आवाज लगती है। तुम ठीक हो शिखा? शिखा, शिखा!
शिखा, ओह माय गॉड, नहीं नहीं। तो वो सच था, ये तो मम्मी है। वो श्राप, वो श्राप। ओह नो, शिखा का खून भी इसी ने किया है। तुम कौन हो? सुनो, तुम हमारे दुश्मन नहीं हो। नहीं, दूर रहो मुझसे। दिनेश जी उठो। क्या हुआ? अंदर अंदर कुछ है। शिखा को उसने मार दिया। कुछ करो। मार दिया? किसे? कहाँ? अंदर वो मम्मी। काश मैंने शिखा की बात सुनी होती। वो रूम इसीलिए बंद कर रखा था। अब पता नहीं ये मम्मी क्या करेगा। बेचारी शिखा, काश वो वार्निंग सुनी होती। अंदर मत जाओ प्लीज। क्या तुमने उस मम्मी को अपने बक्से से बाहर निकाला? मम्मी को? पर आपको कैसे? मुझे सब पता है। बोलो, तुमने उसे बाहर निकाला या नहीं? हाँ मैंने निकाला। ये तुमने क्यों किया? मगर आप कौन हो? मैं गोपाल पांडे हूँ, आर्कोलॉजिस्ट। उस मम्मी का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने ही उसे पहले खोजा था, 30 साल पहले, और इस म्यूजियम में लाया था। पर जब उस मम्मी के प्रकोप म्यूजियम के स्टाफ पर होने लगा, तब उसे बंद करके रखना पड़ा। लेकिन उस मम्मी ने आपको क्यों नहीं? क्योंकि मुझे उसे रोकने का तरीका पता है। अब चलो अंदर। अंदर? हाँ, आपने किया तो तुम्हें ही उल्टा करना होगा। चलो। हे प्रभु, ये बेचारी। आपको पता कैसे चला मम्मी के बारे में? पता कैसे चला? मुझे नहीं पता चलेगा। हाँ, उस मम्मी की खूंखार चीखें बाहर हर जगह गूंज रही हैं। उसे रोकना होगा। ये मुझसे अच्छा और किसी को नहीं पता। पिछली बार उसने 17 लोगों का कत्ल किया था, एक ही रात में। इतनी खतरनाक मम्मी को यहाँ रखा ही क्यों फिर? सवाल मत करो। चलो चलो जल्दी। चलो चलो जल्दी यहां से। ये क्या है? ये लो, पहनो इसे। ये उस मम्मी को रोकने का बस एक ही तरीका है। मयामून, फहराओ मयामून। रुको, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, पर ये देखो, तुम्हारी महारानी ज़कीरा, वो आ चुकी हैं। ज़कीरा? पर मैं ये क्या? मयामून, चलो अंदर। तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। सॉरी मिता, पर यह एक ही तरीका है। मैंने एक ही गलती की थी, इस मम्मी को अपनी पत्नी से अलग किया था। तब से ये बेचैन है उसके लिए। तुम्हारी बलि बहुतों की जान बचाएगी।
मीता, बेचारी। तुम बच गई? नहीं, नहीं। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। पर मैं ये वादा करती हूँ कि मैं पता लगाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे ठीक स्थान पर पहुंचा दूंगी। इस आदमी ने तुम्हें तुम्हारी पत्नी से अलग कर दिया, पर मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगी। ये मेरा वादा है। अब चलो, मुझ पर यकीन करो। चलो। मीता ने अपना वचन निभाया। उस मम्मी को इजिप्ट फिर से पहुंचा दिया गया और उसकी पत्नी की कब्र के साथ मिलाया गया। मीता ने बड़ी बहादुरी दिखाई, पर वो दहशत भरी रात जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी।